ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग की ओर से प्रस्तुत है देश के योद्धा जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। आज जैसे ही ये खबर आई, हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में सवार श्री रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई है। ये हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के अलावा सीडीएस जनरल रावत के स्टाफ और परिवार के सदस्य भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इनमें डिफेंस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुलिका रावत, सीडीएस के मिलिट्री सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिडर, सीडीएस के SO लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 5 PSO शामिल हैं। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस की ओर जा रहा था। जनरल रावत के असामयिक निधन से देश में शोक की लहर है। उन्होंने लंबे सैन्य जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और उन्होंने देश की डिफेंस सर्विसेज को मजबूत करने में अपना उत्कृष्ट नेतृत्व दिया। उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को जन्मे जनरल रावत 1978 में सेना में शामिल हुए थे। जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी और जनरल बिपिन रावत को सबसे पहले इस अहम पद की जिम्मेदारी दी गई। आइए जनरल बिपिन रावत के जीवन पर एक नजर डालते हैं। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र थे। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को इन्फेंट्री की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जिस बटालियन की कमान उनके पिता ने संभाली थी। सेना में अपने विशिष्ट करियर के दौरान बिपिन रावत ने पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फेंट्री बटालियन, एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। बिपिन रावत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी। एक सेना कमांडर के रूप में उन्होंने पश्चिमी मोर्चे की कमान संभाली और थल सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले उन्हें उप थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेनाध्यक्ष थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। सेना में उनकी सेवा के दौरान उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नसीम नकवी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर को नीलगिरी जिले में कुन्नूर के सरकारी अस्पताल में रखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि जनरल रावत और उनकी पत्नी की असमय मृत्यु से उन्हें काफी दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अपने वीर सपूतों में से एक को आज खो दिया है। मातृभूमि की 4 दशक की अपनी सेवा के दौरान उन्होंने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई हृदय विदारक मृत्यु पर गहरा धक्का लगा है। श्री नायडू ने कहा कि जनरल रावत ने देश की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनरल रावत एक अद्वितीय सैनिक और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सशस्त्र बलों और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जनरल बिपिन रावत की बहुमूल्य सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने एक संदेश में कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत की असमय मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश तथा सशस्त्र बलों के लिए अपूरणीय क्षति है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इसी वर्ष 31 अक्टूबर को आकाशवाणी के
सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में लौह पुरुष के योगदान पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में विलय और भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। राष्ट्र निर्माण में भारतीय सैन्य बलों की भूमिका विषय पर आकाशवाणी के वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में जनरल रावत ने कहा था कि 565 रियासतों का नए स्वतंत्र भारत में विलय करने में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आइए सुनते हैं उनके व्याख्यान के कुछ अंश। It is to the credit of Sardar Patel that the integration of the princely Indian states into the Indian Union and the political unification of India took place. His contribution in integrating 565 princely states into a new independent India is unforgettable. Later, the liberation of Goa, Daman and Diu carried forward the consolidation of our territorial frontiers. Sardar Patel was also clearly conscious of the fact that independent India needed a steel frame to run its civil, military and administrative bureaucracy. जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सैन्य बलों की भूमिका विषय पर बोलते हुए सशस्त्र सेनाओं के बारे में कहा था कि देश की सशस्त्र सेनाओं के जवान अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। वो हमारे देश के लोगों के रोल मॉडल हैं। The armed forces are a true reflection of the basic national concept of unity in diversity. In an exemplary role model for the rest of our countrymen, soldiers of all classes, castes, creed and religion are able to serve the nation with total dedication, living together in barracks, eating from the same kitchen, speaking the same language and observing each other's religious festivals. Discipline, integrity, loyalty, esprit de corps are essential values inculcated among our men. Such motivated people not only make efficient and dedicated soldiers in service, but even after leaving the services. जनरल रावत ने कहा था कि हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा था कि सशस्त्र सेनाएं अपनी जिम्मेदारी को बेहतर समझती हैं और हमारी सेनाएं त्याग, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के उच्च आदर्शों को प्रदर्शित करती हैं। As we transform our forces, our endeavors are aligned towards nation building through the prism of human resource development, equipping technology infusion and international cooperation. We in the armed forces understand the need to fulfill a larger responsibility which reflects the resolve of more than 1 billion people. The Indian Armed Forces would continue to represent the nation's unique characteristics, which are unity in diversity and the military virtues of sacrifice, loyalty and discipline that have always remained and will serve as objects of veneration for the entire nation. जनरल रावत ने कहा था कि स्वतंत्रता के पहले दिन से ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। The Indian Armed Forces have played a sterling role in national consolidation from the day one of India's independence. Sardar Patel had immense faith in the institution of the Armed Forces of India. It was his vision that he sent the newly formed Indian Navy to Lakshadweep to consolidate our territory, as Pakistan had plans to occupy the strategic islands sitting astride the important sea lanes of communication in the Indian Ocean and the Arabian Sea in particular. The quintessential visionary that Sardar Patel was, he had assertively voiced the need of an independent Tibet as a buffer state between India and China, as can be found in his correspondence with the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Further, no one had fathomed that the scale of mayhem due to communal frenzy that was unleashed by the partition of our nation. The large-scale violence between people who once lived as one community resulted in loss of thousands of innocent lives. In 1947, the police force was limited in numbers, not fully trained or equipped, and was suffering from the trauma of communal fighting. The communal frenzy was at that time beyond the control of the police. The armed forces were then called in to control the furious rioting
and enforce civil order. जनरल बिपिन रावत का व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च नेतृत्व करते हुए हमेशा सैन्य कर्मियों को अनुशासन और देश सेवा का पाठ पढ़ाया। ब्रिगेडियर भरत दास पांडे, सेना मेडल रिटायर्ड, ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ अपनी यादों को साझा किया। जनरल बिपिन रावत had a very long and a distinguished career in Army. He was trained, he is a ex-National Defence Academy, Khadagwasla training, and subsequently he joined Indian Military Academy and was commissioned in Army. He was the first Chief Defence Staff appointed in 2019 and assumed appointment 2020. A thorough professional who was very well regarded for his domain knowledge, and not only about the Army but about the inter-services as well. And that's why I think he was the ideal choice for post of a CDS, because it involved handling of Army, Navy and Air Force. And he did a splendid job. During his tenure, he made a lot of policy decisions and changes in the services. And in a very short period, a lot of new equipment, a lot of philosophy has been inducted in services. And he was a very outspoken man and very bold in his decision making. And he ensured that troops and services, they get whatever is required to keep the Indian borders safe and secure. I think he was also instrumental in taking a policy decision and its implementation for actions across the border as well. General Rawat, very cordial relations with his colleagues as well as his superiors and his subordinates. And he ensured that troops are well looked after. And this recent skirmishes with our Ladakh border and others, he handled it extremely well. He made sure our troops are positioned, are well stocked to face any challenges from the other side. And he was a strategist and who could speak on subjects, matter of military. And in this saga only, he was going to deliver a lecture in Defence Staff College, Wellington, which trains the people of selected people of Army, Navy, Air Force, as well as the officers from the foreign countries. And this was a very, very important lecture, and everybody looks for it coming from the horse's mouth. And it was very unfortunate that this crash happened prematurely. We lost a super commander for the armed forces. We, the service people as well as the veterans, and I think country as such will miss him and mourn his death. God bless him, and country owes him a lot. इस समय हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीर चतुर्वेदी सेवानिवृत्त जुड़ गए हैं, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के साथ बहुत करीब से काम किया और उनके पारिवारिक संबंध भी रहे। जनरल वेद, आज देश ने अपने वीर सपूत और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च नेतृत्व को खोया है। आज पूरे देश में शोक की लहर है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जनरल बिपिन रावत के साथ कौन सी वो यादें जुड़ी हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं। पहले तो मेरा जो दुख है उसको मैं शब्दों में बयान करना तो मुश्किल है जी, बट आई एम रियली डीपली पेन। जनरल बिपिन रावत, our CDS, we lost him in a very tragic and unthinkable tragedy. Very sad day for the nation. I am deeply distraught by the unfortunate and untimely demise. His service to the nation and armed forces are incomparable. My heartfelt condolences to the family, because I knew the family. He was one of the bravest soldiers, served the motherland with utmost devotion.
but legend never die. Nation lost a valuable soldier, and in this hour of grief, my final salute to General Rawat for his बलिदान। जो आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेजेडी के साथ में जो पर्सनल यादें जो आपने पूछा है सिद्धार्थ जी, उसको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो उनके पर्सनल उसको दर्शाता है। मैं उनसे सबसे पहली बार मिला तब मैं उनको आर्मी में रहा हूँ, मैंने 40 साल काम किया है, तो हम लोग सुना करते थे। पर जब मैं उनको पहली बार जब मिला तब मैं रिटायर हो चुका था। मैं उनको इस तरह जानता था कि जहाँ उनकी शादी हुई ससुराल से, वो लोग हम लोगों को उनसे मैं परिचित था। और उसके बाद जब मैं उनसे रिटायर हो गया और मैं एक पार्टी में मिला, तो किसी ने मिलाया मुझे और उन्होंने बताया कि ये जनरल गिरीश चतुर्वेदी हैं और हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज थे। तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप तो मुझे भूल गए, मैं तो आपको याद जानता हूँ। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक चीफ कह रहा है और मुझे याद नहीं है। तब उन्होंने बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, हम और आप एक ट्रेन में जा रहे थे और लखनऊ स्टेशन पे आपका जो सूटकेस है उसमें फंस गया था नीचे ट्रेन में। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने स्वयं मेरे सूटकेस को खींचा। मेरे ख्याल से हम लोग उस समय ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रहे होंगे दोनों लोग जी। और उन्होंने खुद खींच के निकाला और बाहर तक लाए और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब थोड़े तगड़े बनिए। और वो उनको याद था और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और उन्होंने मेरे हमेशा एक चीज वो हमेशा बोला करते थे जी, कि जब भी एक बार मैं उनको अपनी डॉटर का इन्विटेशन देने गया जब मैं रिटायर हो गया था जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहीं जाऊं न जाऊं, किंतु कभी भी किसी की डॉटर की शादी होती है जी, तो मैं वहां जरूर जाता हूँ और मैं आपकी डॉटर की शादी में आऊंगा। और क्योंकि मैं तो परिवार को भी जानता था जी, मधुलिका रावत जी को भी जानता था, उनकी 2 बेटियां हैं और इनके जो मधुलिका रावत के जो भाई हैं यशवर्धन सिंह, और उन सबको जानता था। तो वो मुझे बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि वो आएंगे जी, वो शादी में नहीं आ पाए। फिर उन्होंने मुझे रात को बताया कि मुझे उस दिन प्रधानमंत्री जी ने बुला लिया था और उसी टाइम वो सीडीएस बनने का दूसरे दिन निर्णय जो जी आया था। तो इस तरह से मेरी जो पहली मीटिंग थी वो मैंने बताई आपको जी। मैंने ये बताया कि किस तरह से वो हमेशा कभी भी चाहे कोई छोटा से छोटा आदमी उनके पास जाए और कहे कि डॉटर की मैरिज के, तो वो हमेशा जाया करते थे जी। मैं एक बार बड़ी परेशानियों में भी था तो मैं उनके पास मदद के लिए गया था। तो उन्होंने मेरे को मतलब जरा भी उन्होंने हिचकिचाए नहीं, उन्होंने मेरी बड़ी भारी मदद की जी। बिकॉज ऐसा कुछ था कि मेरी डॉटर्स मैरिज जो कुछ इश्यूज थे ऐसे कि मुझे कुछ मदद की जरूरत थी, तो ये उनका एक पर्सनल चीजें थी जी। बिल्कुल। बट जो एक एस्पेक्ट है कि वो बहुत कठिन निर्णय लेने में बहुत सक्षम थे जी। चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूँ चाहे मैं खुद भी हूँ। एक बार उन्होंने मुझे जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला था जी कि आपके मेडिकल सर्विसेज में ये परेशानियां हैं और इससे मैं बड़ा दुखी हूँ और इसको आप लोग ठीक करें। तो वो एक बार भी शब्द मिन्स नहीं करते थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्पेड को स्पेड बोलने के लिए जी हमेशा तत्पर रहते थे। और इससे कई बार उनको जो शब्द थे
कई लोगों को ये लगता था कि वो बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने में और बहुत ही कठिन डिसीजन लेने में बहुत ही माहिर थे। मैं उनको सबसे लास्ट जब मिला जी तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, अभी ये करीब 1.5 महीने पुरानी बात है जी। उनको नेशनल सिक्योरिटी के एक टीचर था उसके लिए बुलाया था, और मैं भी मुझे पता चला कि जनरल रावत वहां आए हुए हैं, तो मैं पहुंचा और सामने की सीट पे बैठ गया जी। तो जनरल रावत ने मुझे देखा, देखिए बाकी तो सब सोल्जर्स थे, मैं अकेला, मेरे ख्याल से एक मेडिकल वाला होगा जी। तो उनको थोड़ा आश्चर्य भी लगा। उन्होंने 2-3 बार हाथ हिलाया मेरी तरफ जी। बट मुझे लगा कि शायद वो किसी और से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बट बाद में मुझे लगा कि नहीं वो मुझसे ही, तो मैंने भी हाथ हिलाया, उन्होंने मुस्कुराया, तो मैंने वो लेक्चर सुना। देखिए वो एक लास्ट लेक्चर था जो मैंने उनका सुना जी। वो नेशनल सिक्योरिटी पे था, वो देश में मेड इन इंडिया उस पे था कि हम जो बहुत सारे जो वेपन्स बना रहे हैं जो हम बहुत इम्पोर्ट करते हैं उस पे था, जो मेरी समझ थी उस सिक्योरिटी के मामले में, और भी कई चीजों के बारे में था, साउथ ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी के बारे में था, चाइना फैक्टर के बारे में था। मैं सुन के आई वाज स्पेल बाउंड, क्योंकि मैंने वो लेक्चर उस माहौल में जहाँ की आर्मी वाले भी थे जी, सिविलियंस भी थे, और उस तरह से वो लेक्चर बनाया गया था। तो जब मैंने उनको सुना, वो रूप मैंने उनका पहली बार देखा था जी। उन्होंने इतने वैज्ञानिक तरीके से वो लेक्चर डिलीवर किया, तब मैंने उनको बधाई दी जी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा जी। इस तरह से मैं उनको इस तरह जानता हूँ। और पूरी जो हमारी इंडियन आर्मी है जी, उनको यदि एक लाइन में समराइज किया जाए तो वो यही कहेंगे कि वो बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही वेल डेकोरेटेड थे जी, और बहुत कठिन निर्णय लेने में सक्षम थे, और एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे जी। और जैसा कि आपने बोला कि एक शायद प्रखर वक्ता जो है ये उनके अंदर बहुत बड़ा गुण था। और जैसा कि आपके जुड़ने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, 31 अक्टूबर को आकाशवाणी के सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था, और बहुत सारी बातें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो राष्ट्र निर्माण में भारतीय सैन्य बलों की भूमिका विषय था, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला था। और इतना अगर हम देखें तो एक और बात उनके व्यक्तित्व की अगर हम करें तो अनुशासन और जो नेतृत्व है ये किसी भी फौज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अनुशासन और नेतृत्व की ये उनकी बड़ी आपने अनुशासन की बात कही है जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक नर्सिंग असिस्टेंट जो मेल नर्स होता है जी, वो उनकी उसमें मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई वो उनके आर्मी चीफ के बंगले में जाएगा डेली ब्लड, तो उन्होंने उसको पहले देखते ही से बोला। जनरली लोग कड़वी बात बोलने में संकोच थोड़ा करते हैं जी। उन्होंने उससे मुझे बताया कि सर उन्होंने पहले मुझसे बोला कि पहले तुम अपना वजन कम करके आओ जी, और डेली दौड़ा करो, और तब मैं तुम मेरे पास आना। तो वो अनुशासन जो आपने बात कही तो बहुत इनफैक्ट जब वो पहली बार जब सीडीएस का अनाउंसमेंट हुआ जी, तो मैं उनके जब आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट हुआ जी, तो मैं और मेरी वाइफ उनसे मिलने गए। तो जब तक मेरे ख्याल से 5:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, जब तक हम उनके घर पहुंचे, जब तक वहाँ बहुत मीडिया ऑलरेडी खड़ा हुआ था जी, तो मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था। मैं संकोचवश वापस आ गया, और मैंने उनको कभी बाद में बताया कि मैं गया था आपके वहां, बट मैं आ गया वापस। तो उस समय भी अनुशासन के बारे में
बहुत सारी बातें मीडिया पूछ रहा था जी। और ये तो मैंने एक पर्सनल बात बताई कि उन्होंने अपने जो मेल नर्स था जो उनकी सेवा के लिए गया था उसको भी उन्होंने बोला कि तुम आर्मी में हो, तुम्हारा वेट पहले कम करो और तब आना मेरे पास। जी, ये बड़ी शायद इसी से बड़ा व्यक्तित्व बनता है। और एक बात और जनरल वेद आपसे बोलेंगे कि इन्होंने, अगर हम देखें तो आज की डेट में जितने भी सैन्य कर्मी हैं, चाहे वो रैंक हो बड़ी या छोटी, सबके बीच में ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इतना ज्यादा लोकप्रिय था कि आज उनके ना रहने पर हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया। कई लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे और आपकी आवाज में भी वो भारीपन हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से आज पूरा देश बहुत भावुक है और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही मतलब एक जहां एक और अनुशासन कड़ा रखते थे तो वहीं जो मानवीय मूल्य थे उनके अंदर वो बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में उसके प्रति ये सारी चीजें होना, तो शायद बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उनके बीच में, उनके कलीग्स के बीच में किस तरह की बातें हैं? सबसे बड़ी चीज जो उनको लोग जानते हैं, जो भी आई एम वेरी श्योर कई लोग मुझसे भी ज्यादा बहुत जानते होंगे कि बहुत ही सहज थे। मेरा मतलब है कि वो ऑफिस में बिल्कुल अलग थे और जब वो सोशल गैदरिंग में आते थे तो इतने सहज थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक आर्मी चीफ या सीडीएस के साथ खड़े हैं जी। और कोई एक छोटा मोटा आदमी भी आएगा, कोई सिपाही भी आएगा, कोई वेटर भी आएगा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो पूरे उत्साह के साथ खड़े होंगे, उसके हाथ गले में हाथ डालेंगे, फोटोग्राफर को बोलेंगे ऐसे खड़ो, ऐसे अच्छी तरह से फोटो लो जी। तो आदमी बड़ा सहज महसूस करता था, वो कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। तो एक तो वो ये था। दूसरा ये था कि पूरा इंडियन आर्मी और पूरा देश जानता है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी के चर्चे बहुत सारे हैं जो मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ, बट एक तो सहज स्वभाव, दूसरा एक ईमानदार, बहुत बड़े देशभक्त, बहुत ही बड़े सोल्जर और बहुत कठिन निर्णय लेने वाले। मैं आपको बताता हूँ आज उन लीडर्स की बहुत कमी है जो कि कठिन निर्णय ले सके। क्यों कि कठिन निर्णय लेने में आपके खुद के लोग आपसे नाराज हो जाते हैं जी। मैं जानता हूं कि जब उनके जो मैं जिनके बारे में बता रहा था, उनकी जो वाइफ के वो आए थे, बिल्कुल, तो उनको गाड़ी भी वो मेट्रो से आए मेरे पास। तो मैंने कहा अरे आप तो आर्मी चीफ के साले साहब हैं। उनका नहीं, वो हमेशा कहते हैं कि बेवजह किसी चीज के लिए जी बिल्कुल इस तरह का व्यक्तित्व था। जनरल वेद, ये बहुत शायद एक सरल व्यक्तित्व की यही पहचान होती है। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। जनरल वेद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी यादों को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। श्रोताओं, कहते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। आज जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने करगिल विजय दिवस के दिन कहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉक एंड एक्शन। वन शुड ओनली बिलीव इन टॉक्स व्हेन दे सी एक्शन हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आज पूरा राष्ट्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। आकाशवाणी समाचार की इस महान योद्धा के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग की ओर से प्रस्तुत देश के योद्धा जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।